जय हिंद डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फर्स्ट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर जो है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जो जीके जीएस जो पोर्शन होता है उसके प्रैक्टिस सेट जो है कंटिन्यूअसली हम कर रहे हैं। ऐसे में आप देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 और आज जो बारी है वो है प्रैक्टिस सेट 3 की। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली नेवी एसएसआर जो अभी एग्जाम है, रिसेंटली मई में आपका एग्जाम है। इसके अलावा आर्मी अग्निवीर, इसके अलावा एयरफोर्स वाई ग्रुप जो है, यहाँ पर नॉन टेक्निकल ग्रुप जो है, वहाँ पे आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए प्रैक्टिस सेट काफ़ी कारगर है। और भी अन्य तैयारियाँ जो आप करना चाहते हैं उनसे आप जुड़े रहिए, क्योंकि जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी एग्जामों में कॉमन होता है और कॉमन तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखेंगे क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पे बच्चों, पहला क्वेश्चन है हु इज नॉन एज फादर ऑफ द नेशन, है ना। यहाँ पर भारत में जो है राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है या किसे जाना जाता है। तो देखो बच्चों, सभी को पता है कि राष्ट्रपिता जो है भारत के वो एकमात्र एक ही व्यक्ति हैं और वो हैं बापू यानी महात्मा गांधी। क्लियर एवरीवन? कौन है आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है बच्चों? महात्मा गांधी को कहा जाता है। राष्ट्रपिता किसने कहा है बच्चों? तो ये कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा है बच्चों? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने जो है इन्हें क्या कहा? राष्ट्रपिता कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जब ये यहाँ पर आपके सिंगापुर में थे तो सिंगापुर में है राष्ट्रपिता के नाम से उन्हें रेडियो पे संबोधन किया था। अगला जो है जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है बच्चों? तो इनको चाचा जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? चाचा जी कहा जाता है। महात्मा गांधी के और नाम क्या क्या है? तो बापू है, राष्ट्रपिता है कि नहीं? ये महात्मा गांधी के नाम है। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है बच्चों? तो नेताजी कहा जाता है, नेताजी कहा जाता है। और नेताजी किसने कहा है? तो ये हिटलर ने कहा है बच्चों। किसने कहा है? हिटलर ने कहा है। किसने? हिटलर, जो कि जर्मनी का क्या है? चांसलर था। अगला है सरदार पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है बच्चों। इनकी तो उपाधियां बहुत सारी है, जैसे सरदार है ना, आयरन मैन है यानी लौह पुरुष है। क्या है बच्चों? लौह पुरुष है ना। फिर उसके बाद क्या है बच्चों? लौह पुरुष के बाद वो है एकता पुरुष, जिसे हम कहते हैं यूनिटी मैन। क्या कहते हैं? यूनिटी मैन कहा जाता है। एकता पुरुष के बाद कौन सी है? तो एकता पुरुष के बाद जो अगली उपाधि है बच्चों वो है आपकी कौन सी? भारत का बिस्मार्क। क्या है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क। ये सब किसकी उपाधियां हैं? ये सब उपाधियां हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। क्लियर एवरीवन? साथ ही साथ ये भारत के पहले गृह मंत्री होते हैं बच्चों। क्या होते हैं बच्चों? पहले गृह मंत्री होते हैं, यानी फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर अपना पेन कॉपी लेकर बैठिए और सारे फैक्ट को मेंशन करते जाइए, लिखते जाइए। कोई भरोसा नहीं है कब कौन सा फैक्ट आपके जीवन में आ जाए और कब आपका जो है आंसर बन जाए। चलिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर वी कुरियन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? डॉक्टर वी कुरियन जो है फेमस और विच फील्ड? तो यहाँ पर जो है फेमस पूछा गया है, एटॉमिक एनर्जी में फेमस है बच्चों, है ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में फेमस है, पोल्ट्री फार्म में फेमस है, या डेयरी डेवलपमेंट में फेमस है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डॉक्टर वी कुरियन। कल ही हमने देखा था बच्चों, कल के प्रैक्टिस सेट में आपने जाना होगा, मैंने लिखा भी था। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है इसका रिलेशन है बच्चों आपके मिल्क प्रोडक्शन से, और मिल्क प्रोडक्शन जो है ये रिलेट करता है बच्चों किससे? तो ये रिलेट करता है आपके डेयरी डेवलपमेंट से, और डेयरी डेवलपमेंट रिलेट करता है कोऑपरेटिव से। किससे बच्चों? कोऑपरेटिव से। तो कोऑपरेटिव इन द फॉर्म ऑफ लाइक कोऑपरेटिव जो होती है वही आपको क्या करती है? प्रोडक्शन करती है, और इसी कोऑपरेटिव फॉर्म में मिल्क प्रोडक्शन भारत करता है। एज अ मिल्क प्रोडक्शन इंडिया इज द फर्स्ट नेशन जो कि सबसे ज़्यादा क्या करता है वर्ल्ड में? मिल्क प्रोडक्शन करता है। और ये कब हुआ? तो जब यहाँ पे व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। और व्हाइट रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट की बच्चों? डॉक्टर वी कुरियन ने की है, वर्गीज कुरियन ने की है। इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। क्या कहा जाता है बच्चों? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। इज इट क्लियर? मेंशन करिएगा और लगाइएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एब्रीविएशन से जीडीपी स्टैंड फॉर। जीडीपी का यहाँ पे मतलब क्या होता है? ग्लोबल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ग्लोबल डायमंड फॉर प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और नन ऑफ दिस। यहाँ पे राइट आंसर होगा बच्चों, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये इकोनॉमिक टर्म है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में से कहते हैं बच्चों सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब होता है कोई भी देश कितना ज्यादा इकोनॉमिकली
जो है पावरफुल है वो डिपेंड कर जाता है उसकी जीडीपी रैंक क्या है। तो जीडीपी मतलब जो देश में उत्पादित वस्तुएं हैं उनके मूल्य से होता है, और ये होता है देश की इकोनॉमी के बिहाफ पर। एक होता है जीएनपी बच्चों, तो जीएनपी भी इसी से पैरेलल है, जिसका मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है बच्चों? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है ना। यहाँ पे ये भी टर्म्स है, और ऐसे ही एब्रिविएशन आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जीडीपी। नाउ नेक्स्ट अगला है ग्रे रिवोल्यूशन। देखो रिवोल्यूशन से क्वेश्चन मैंने कहा था कि अल्टरनेटिव होगा, रिवोल्यूशन से क्वेश्चन आना ही आना है। तो यहाँ पे देखो ग्रे रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ग्रे रिवोल्यूशन का संबंध इनमें से किससे है? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से है, फ्रूट प्रोडक्शन से है, पोटैटो प्रोडक्शन से है, या मीट प्रोडक्शन से है? किससे है? मीट प्रोडक्शन से। देखो बच्चों यहाँ पे मीट प्रोडक्शन जो है ये पिंक रिवोल्यूशन का पार्ट है ना। पोटैटो प्रोडक्शन जो है ये राउंड रिवोल्यूशन का पार्ट है ना। यहाँ पे फ्रूट प्रोडक्शन जो है ये गोल्डन रिवोल्यूशन का पार्ट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रे रिवोल्यूशन का जो है आंसर क्या है, वो है आपके फर्टिलाइजर। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे रिवोल्यूशन आपको याद रखना है। व्हाइट रिवोल्यूशन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन से है। किससे है बच्चों? व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क से है ना। यहाँ पे आपका अगर हम बात कर लें ब्लू रिवोल्यूशन जो है ये फिश से संबंधित है, फिशरीज जो है डिपार्टमेंट से संबंधित है। फिर ग्रीन रिवोल्यूशन जो है बच्चों ये हाई यील्ड सीड से है, मतलब आपके फूड ग्रेन से है। किससे है बच्चों? फूड ग्रेन से है, मोटे मतलब अनाज से है, और अनाज में भी व्हीट एंड राइस से है। किससे बच्चों? व्हीट एंड राइस। क्लियर? तो ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पेन कॉपी निकालो और डायरेक्ट नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा? निम्न में से कौन सा शहर ऐसा है जो गंगा नदी के तट पर नहीं है? बच्चों कानपुर है क्या, पटना है क्या, वाराणसी है क्या, या दिल्ली है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बच्चों कानपुर भी गंगा के किनारे है, पटना भी है, वाराणसी भी है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बिकॉज दिल्ली जो है ये यमुना के किनारे है। किसके किनारे है बच्चों? यमुना। बात कर ली जाए गंगा की, किस नदी की बच्चों? गंगा की। तो जो गंगा रिवर है इसका इनिशियली नाम होता है भागीरथी। क्या नाम होता है? भागीरथी। क्या नाम होता है बच्चों? भागीरथी। इस भागीरथी का ओरिजिन होता है वो होता है गंगोत्री से। कहाँ से होता है? गंगोत्री से। और गंगोत्री में जगह क्या है? तो गौमुख। क्या है बच्चों? गौमुख से होता है। कहाँ से होता है? गंगोत्री के गौमुख से ओरिजिन होता है किसका? गंगा नदी का। ये नदी जो है आपकी कहाँ? ये नदी उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद बच्चों यूपी, यूपी के बाद जो है बच्चों कहाँ पर? बिहार, बिहार के बाद जो है बच्चों ये नदी जाती है कहाँ पर? वेस्ट बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद जाती है बच्चों बांग्लादेश। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है बच्चों पद्मा। क्या नाम हो जाता है? पद्मा। क्या नाम हो जाता है? पद्मा नाम हो जाता है किसका? गंगा का। क्या नाम हो जाता है बच्चों? गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। जब गंगा उत्तराखंड में ट्रेवल कर रही होती है, कहाँ पर बच्चों? जब ये गंगा उत्तराखंड में ट्रेवल कर रही होती है तब देवप्रयाग में, कहाँ बच्चों? देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में ये क्या करती है? यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है। एक होती है अलकनंदा। क्या होती है बच्चों? अलकनंदा। और एक होती है आपके भागीरथी। क्या होती है? भागीरथी। इन दोनों के संगम को ही कहा जाता है गंगा। क्या कहा जाता है बच्चों? गंगा। तो गंगा के 3-4 नाम आपको ध्यान रखने हैं जो कि मैं बताते जा रहा हूं। पहला तो आपको मैंने बता दिया, गंगा जो भागीरथी के नाम से ओरिजिन होता है गंगोत्री के गौमुख से, ये निकलकर देवप्रयाग पहुंचती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा मिलने से इसका नाम गंगा हो जाता है। इसके बाद यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बांग्लादेश में एंटर करती है पद्मा। बांग्लादेश में जब इसमें एक नदी मिलती है यहाँ पर आपके जमुना, है ना, तो जमुना और पद्मा दोनों मिलकर, जमुना और पद्मा दोनों मिलकर आगे बढ़ती है। वहीं पर एक और तीसरी नदी आकर मिलती है जिसका नाम होता है मेघना। क्या नाम होता है बच्चों? मेघना। और मेघना के नाम से गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पर बच्चों? बे ऑफ बंगाल में। और बे ऑफ बंगाल में जब ये नदी गिरती है बच्चों, जब बे ऑफ बंगाल में ये नदी जब गिरती है तो एक डेल्टा फॉर्म करती है। क्या बनाती है बच्चों? एक डेल्टा बनाती है। और इस डेल्टा को ही कहा जाता है बच्चों सुंदरवन का डेल्टा। क्या कहा जाता है? सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। क्लियर एवरीवन? जिसे कहा जाता है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर डेल्टा। क्या कहा जाता है बच्चों? वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर डेल्टा।
क्लियर। तो ये हो गया विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जिसका नाम है बच्चों सुंदरबन का डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरबन का डेल्टा, है ना। गंगा की लंबाई कितनी है बच्चों? तो 2525 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे पवित्र नदी भी कौन सी है? गंगा ही है। क्लियर एवरीवन, है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है जो कि गंगा से रिलेटेड है। बढ़ते हैं आगे की ओर। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का जो है किस राज्य से बिलोंग करता है, यानी अवस्थित है? उत्तराखंड में है सरिस्का, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में है बच्चों सरिस्का। कहाँ है सरिस्का? राजस्थान में। अब बाघों से रिलेटेड यहाँ पे देखो बाघ रिजर्व, तो यहाँ पे बाघ रिजर्व के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है जिसे कहा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। क्या कहा जाता है बच्चों? प्रोजेक्ट टाइगर कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्ट होती है 1 अप्रैल। कब होती है बच्चों? 1 अप्रैल इन 1973 में। 1 अप्रैल 1973 में स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट टाइगर, है ना। इसके बाद क्या होता है? तो पहला जो है फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो होता है भारत का वो होता है जिम कॉर्बेट। कौन सा होता है बच्चों? जिम कॉर्बेट होता है। कौन सा होता है? जिम कॉर्बेट होता है। पहला जो टाइगर रिजर्व कौन सा होता है बच्चों? जिम कॉर्बेट होता है। ये 1973 में बनता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तो लेटेस्ट कौन सा है बच्चों? तो लेटेस्ट मतलब जो अभी वर्तमान में नया है वो है 58th टाइगर रिजर्व और वो है माधव टाइगर रिजर्व। क्या है बच्चों? माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है बच्चों? तो ये एमपी में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में है, ठीक है। माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है बच्चों? हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपके, ये हो गया आपके लेटेस्ट आपके प्रोग्राम जो कि टाइगर रिजर्व संबंधित है। और सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए, सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है बच्चों वो है नागार्जुन सागर। क्या है? नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। कहाँ आता है बच्चों? आंध्र प्रदेश में। स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व में आएगा बोर टाइगर रिजर्व, है ना। नामी बोर है तो यहाँ पे ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है बच्चों? महाराष्ट्र में। तो ये सारे टाइगर रिजर्व से संबंधित फैक्ट हो गए। नंबर 1, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कब हुआ? 1 अप्रैल 1973। पहला प्रोजेक्ट टाइगर जिम कॉर्बेट 1973। लेटेस्ट कौन सा है? 58 2025 माधव नेशनल पार्क, है ना, मध्य प्रदेश में है। बात कर लीजिए फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, ध्यान से देखिएगा। फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, है ना। यहाँ पे जनक किसे कहा जाता है? फादर का मतलब क्या होता है? जनक। प्रोजेक्ट टाइगर का जनक कौन है भारत में? तो वो है बच्चों कैलाश सांखिल्य। कौन है बच्चों? कैलाश सांखिल्य। क्या नाम है? कैलाश सांखिल्य। कौन है बच्चों? कैलाश सांखिल्य। क्लियर एवरीवन। तो ये हो गया आपका क्या यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्ट और कर दिया पोस्टमार्टम किसका? हमने इस टाइगर रिजर्व का, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन लिखते जाइए, आपकी एग्जाम के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन हाउ मेनी तीर्थंकर्स वर इन दी जैनिज्म। जैनिज्म जो है जैन धर्म जो है बच्चों, इसमें कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24, 14, 20 एंड 22। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24। आपके जैन धर्म की बात कर ली जाए बच्चों, तो हिंदू धर्म मान्यताओं में जब आपके क्या हुआ, कुछ परिवर्तन हुए, तो उन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए नए धर्मों का उदय हुआ और उन नए धर्मों में नाम लिया जाता है किसका? जैन और बुद्धिज्म का, ठीक है। जैनिज्म की बात कर ले तो जैनिज्म के जो फर्स्ट तीर्थंकर है वो है ऋषभ देव। कौन है बच्चों? ऋषभ देव। कौन है बच्चों? ऋषभ देव, है ना। 23वें तीर्थंकर जो है बच्चों, 23rd जो है वो है आपके पार्श्वनाथ। कौन है बच्चों? पार्श्वनाथ। कौन है बच्चों? पार्श्वनाथ। और 24th या लास्ट जो है आपके तीर्थंकर जो है बच्चों वो है महावीर स्वामी। कौन है बच्चों? महावीर स्वामी। कौन है बच्चों? महावीर स्वामी। तो ये है जैन धर्म जो है आपके तीर्थंकर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है और जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 हुए। अगला है हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर इन देयर इंडिया, है ना। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? हाई कोर्ट्स की अगर हम बात कर ले तो भारत में जो जुडिशरी सिस्टम है बच्चों वो एक पिरामिड के जैसा है, जिसके सबसे टॉप पर जो है एक सबसे सुप्रीम कोर्ट है, यानी सबसे ऊपर जो कोर्ट है उसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट या जिसे हम कहते हैं हायर कोर्ट, ठीक है। इस हायर कोर्ट के बाद जो है लोअर कोर्ट होते हैं जिन्हें कहा जाता है, मल्टीपल स्टेट्स में होते हैं जिन्हें कहा जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे और भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाता है, सेशन कोर्ट हो जाता है, विमेन कोर्ट हो जाता है। नंबर ऑफ कोर्ट्स आर
बिलोंग्स टू दी सब्सिडियरी ऑफ हाई कोर्ट। तो कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे वेरियस कोर्ट्स होते हैं, और ये सब मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक पिरामिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिन्हें आपकी इंडियन स्ट्रक्चर्स में जुडिशरी स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे टॉप पर सुप्रीम होता है, बॉटम में हाई कोर्ट, और उससे नीचे जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है बच्चों कि यहाँ पे जो हाई कोर्ट्स है इनका जो है वर्णन कहाँ मिलता है, तो आर्टिकल नंबर 214 में इंडियन हाई कोर्ट्स के बारे में लिखा गया है। और पर्टिकुलर स्टेट्स जो है अपने कह सकते हैं कि अपने एरिया पर एक हाई कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट कर सकता है, डिपेंड ऑन लाइक स्टेट्स कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो ऐसे में अगर देखा जाए भारत में अभी तक 24 थे। लेटेस्ट हाई कोर्ट जो है आंध्र प्रदेश, जैसे आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश को सेपरेट करके एक नया स्टेट बनता है तेलंगाना। ऐसे में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एक ही कोर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ समय पहले इसको सेपरेट किया गया। तो इस तरह से 25th हाई कोर्ट जो बन जाता है वो बन जाता है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जो कि अमरावती में है। कहाँ पर है बच्चों? अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल है। नाउ नेक्स्ट अगला है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड, है ना, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हाई कोर्ट का और भी देख लो। फर्स्ट हाई कोर्ट इज भारत का पहला जो हाई कोर्ट है बच्चों, फर्स्ट हाई कोर्ट 1863 में डेवलप किया गया था, और ये था कोलकाता में। कहाँ पे बच्चों? कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता हाई कोर्ट। ठीक है, अगर हम बात करें इसी के साथ में कोलकाता में 1863 में इसके बाद डेवलप किए गए, जिसमें मद्रास कौन सा आता है? मद्रास, और मद्रास के बाद आता है मुंबई। क्या आता है बच्चों? मुंबई, या जिसे हम कहते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? बॉम्बे हाई कोर्ट। क्या कहते हैं बच्चों? बॉम्बे हाई कोर्ट। इसके बाद जो है 1866 में एक नया हाई कोर्ट डेवलप होता है, जिसे कहा जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्या कहा जाता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इस इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट जो हाई कोर्ट है इंडिया का, लार्जेस्ट जो हाई कोर्ट है इंडिया का वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, ये करंट से लेके तो स्टार्टिंग तक हमने सारी इंफॉर्मेशन देख ली। अगला है विच हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, निम्नलिखित में से मौर्य वंश की संस्थापना किसने की है? पुष्यमित्र ने, अग्निमित्र ने, चंद्रगुप्त ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडेड ऑफ या फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है बच्चों, अगला है गौन्फ डांस जो है इनमें फेमस है। कहाँ पर फेमस है गौन्फ डांस? तो गौन्फ डांस फेमस है बच्चों गोवा में। कहाँ पर है बच्चों? गोवा में। कहाँ पर है बच्चों? गोवा में। ओडिसी में यानी ओडिशा में जो डांस फेमस है उसका नाम है छऊ। क्या नाम है बच्चों? छऊ डांस जो है काफी फेमस है। यहाँ पर आपके नौटंकी जो है ये फेमस है। कहाँ पर? ये है उत्तर प्रदेश वाले इलाकों में, रंगमंच नौटंकी, है ना। तो ये सारी जो है आपके देख सकते हैं, है ना, क्लियर है। चलिए अगला है बच्चों सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है बच्चों वो लिया गया है मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है बच्चों? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद जिसे कहा जाता है भारत का सबसे ओल्डेस्ट जो है वेदा, ओल्डेस्ट वेदा जो है बच्चों वो कौन सा है? ऋग्वेदा है। ठीक है, कौन सा है? ऋग्वेदा है। क्लियर एवरीवन। और सामवेद, सामवेद रिलेटेड टू आपके यहाँ पे म्यूजिक, किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से रिलेट करता है सामवेद। न्याय। अगला देखो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है बच्चों? कोलकाता में है। कहाँ पर है बच्चों? कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता। लखनऊ में क्यों फेमस है? लखनऊ को कहा जाता है नवाबों की नगरी। क्या कहा जाता है बच्चों? नवाबों की नगरी। कौन सा है? लखनऊ, है ना। छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा भी कहाँ है? लखनऊ में ही है। कहाँ है? लखनऊ में। अगला है मेड द अनप्रेडिमेंटेड कंट्रीब्यूशन इन द एवोल्यूशन ऑफ सती सिस्टम्स, सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान जो है किसने दिया है? तो विवेकानंद का योगदान है बच्चों, राजा राम मोहन रॉय का है, दयानंद सरस्वती का है, या एनी बेसेंट का है? ऑप्शन नंबर बी जो होगा राजा राम मोहन रॉय। क्या होता था प्राचीन समय में कि कभी भी किसी भी कारण से जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी, क्या हो जाती थी बच्चों? मृत्यु हो जाती थी। ऐसे में उस पति की चिता पर जो है उस महिला को बैठकर अपने आप को क्या करना था? सती होना था, मतलब उसे भी अपने प्राण देने होते थे। इस प्रथा को सती प्रथा कहा जाता था। ब्रिटिशर्स ने 1829 में बच्चों है ना सती प्रथा को एबोलिश किया गया, और सती प्रथा को एबोलिश करने के साथ में जिसने कोऑपरेट किया इंडियन ओर से वो थे राजा राम मोहन रॉय। कौन थे बच्चों? राजा राम मोहन रॉय। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन चलाया। रामकृष्ण मिशन किसने चलाया बच्चों? स्वामी विवेकानंद ने चलाया, है ना। दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। वेरी वेरी मोस्ट IMP, सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? दयानंद सरस्वती की है। और बात कर ली जाए, है ना, तो यहाँ पे इनका एक समाज भी है जिसे कहा जाता है आर्य समाज। क्या कहा जाता है बच्चों? आर्य समाज, है ना। यहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना जो है
होम रूल लीग की स्थापना जो है ये किसने की है बच्चों? तो एनी बेसेंट ने 1916 में की है। कब की है बच्चों? 1916 में की है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है? मेंशन करना है, कॉपी पेन उठाना है और इनको लिखते जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विच फोक डांस इन पंजाब परफॉर्म बाय द वुमेन ऑफ पंजाब? किस पंजाब की जो महिला हैं वो किस डांस को जो है परफॉर्म करती है? तो गिद्धा। गिद्धा जो होता है पंजाब की महिलाएं परफॉर्म करती है, भांगड़ा जो है वो पुरुष परफॉर्म करते हैं। ठीक है, दो ही डांस फेमस है पंजाब में, गिद्धा और भांगड़ा। विच ऑफ दी फॉलोइंग लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है बच्चों? तो वो है बच्चों, वो है आपके ऑप्शन नंबर ए, NH नंबर 44। NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे की बात कर ली जाए तो बच्चों देखो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, है ना, यहाँ पे नेशनल हाईवे देखा जाए तो देखो ये है हमारा प्यारा भारत। मैं बनाने वाला हूँ अभी प्यारा भारत, है ना, ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से, है ना। जगह कम है इसलिए जगह में कम तरह से इफिशिएंसी तरह से जो है बनाने की कोशिश है। ये है बच्चों जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है बच्चों श्रीनगर, है ना। तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर से ये है इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पोर्ट जो मेन लैंड का है वो है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी है। तो यहाँ पे देखो कन्याकुमारी को जम्मू कश्मीर से कनेक्ट करने के लिए जो हाईवे बना है बच्चों उसे कहा जाता है NH44। क्या कहा जाता है बच्चों? NH44। और ये NH44 इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? जो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अगला क्या है बच्चों? अगला है आप देखेंगे हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 12 मेंबर आर दी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में अगर हम बात कर ले पार्लियामेंट की, है ना, किसकी बात कर ले? पार्लियामेंट की बात कर ले बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा पार्लियामेंट में देयर विल बी 3 पार्ट ऑफ पार्लियामेंट या 3 टायर ऑफ द पार्लियामेंट। नंबर 1 इज प्रेसिडेंट। क्या होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। और फिर उसके बाद होती है राज्यसभा। क्या होती है बच्चों? राज्यसभा होती है। और राज्यसभा के बाद क्या होता है बच्चों? लोकसभा होती है। क्या होती है बच्चों? लोकसभा होती है। तो राज्यसभा की अगर बात कर ले तो इसमें कितना होता है? इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों कितना? तो राज्यसभा जो होती है इसे अपर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अपर हाउस कहा जाता है। इसकी साइज जो होती है वो होती है 245 मेंबर्स। और लोकसभा जो होती है इसकी 543 मेंबर्स। इसे लोअर हाउस कहा जाता है ना। इसे परमानेंट हाउस कहा जाता है राज्यसभा को, और इसे लोकसभा को नॉन परमानेंट कहा जाता है। तो इन 245 जो मेंबर्स हैं, इन 245 मेंबर्स में से आपके माइनस करेंगे 12, तो 12 मेंबर्स आर बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 233 मेंबर वॉज बी इलेक्टेड बाय द इलेक्शंस एंड 12 मेंबर आर बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर एवरीवन? ये करता है कौन? राष्ट्रपति। किसमें? राज्यसभा में। किसमें? राज्यसभा में। अगला है ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है बच्चों? तो ओजोन लेयर ट्रोपोस्फियर में, ट्रोपोपॉज में, स्ट्रेटोस्फियर में या फोटोस्फियर में। तो ये पाई जाती है बच्चों स्ट्रेटोस्फियर में, समताप मंडल में। कहाँ पर बच्चों? समताप मंडल। अब थोड़ा सा एक डायग्राम देखेंगे आप, उसके बाद इन सारे मंडल को आप समझ जाएंगे। सबसे पहले ये हमारा अर्थ है बच्चों। क्या है? अर्थ है। अर्थ के ऊपर डिफरेंट लेयर है। जैसे पहली लेयर जो होती है वो होती है ट्रोपोस्फियर। क्या होती है बच्चों? ट्रोपोस्फियर। क्या होती है? ट्रोपोस्फियर होती है ना। ट्रोपोस्फियर होती है। क्लियर एवरीवन? ट्रोपोस्फियर के बाद होती है स्ट्रेटोस्फियर। क्या होती है बच्चों? स्ट्रेटोस्फियर। क्या होती है? स्ट्रेटोस्फियर, है ना, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के बाद होती है आपके मीजोस्फियर। क्या होती है बच्चों? मीजोस्फियर। मीजोस्फियर के बाद होती है आइनोस्फियर। क्या होती है बच्चों? आइनोस्फियर। और आइनोस्फियर के बाद होती है एक्सोस्फियर। क्या होती है बच्चों? एक्सोस्फियर, जहां पर आपके अंतरिक्ष आ जाता है। क्या आ जाता है? अंतरिक्ष आ जाता है। तो जो स्ट्रेटोस्फियर होती है, इस स्ट्रेटोस्फियर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक लेयर बनाते हैं बच्चों, जिसे कहा जाता है O3 यानी ओजोन लेयर। ठीक है, ये ओजोन लेयर जो सन से आने वाली जो लाइटिंग है ना, जो जैसे पराबैंगनी किरणें जो है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है उसको रोकती है, उससे प्रोटेक्ट करती है, उसे सीधे अर्थ से कनेक्ट करने से आपके डिनाई करती है। ठीक है, तो ऐसे में ये ओजोन लेयर जो है आपके एक इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके
उसमें क्लोरीन के प्रेजेंस के कारण ये पूरी तरह से क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो ऐसे में CFC को बैन किया जा रहा है, जिससे क्लोरीन का प्रोडक्शन कम हो रहा है और ओजोन लेयर में छेद होने की संभावना यानी होल होने की संभावना कम हो रही है। ओजोन लेयर को जो यूनिट है, मापने की जो यूनिट है, एक्चुअल में ये गैसेस स्ट्रक्चर है, इसको एक यूनिट से नापा जाता है जिसे कहा जाता है डॉप्सन। क्या कहा जाता है बच्चों? डॉप्सन। इज वेरी वेरी मोस्ट IMP डॉप्सन यूनिट है ना। अब ओजोन लेयर में जो सबसे पहले होल है बच्चों, क्या है होल जो है वो कहाँ देखा गया है? तो ये होल देखा गया है बच्चों अंटार्कटिका में। कहां पर देखा गया है? अंटार्कटिका में। कहां पर देखा गया है बच्चों? अंटार्कटिका में। क्लियर एवरीवन? तो ये सारे फैक्ट जो है आपको मेंशन करना है ओजोन लेयर। तो जब भी ओजोन लेयर देखो तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एक और ध्यान रखिएगा, ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर, 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ ओजोन डे के रूप में। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज सांची फेमस? सांची क्यों विख्यात है बच्चों? तो सांची फेमस है एज अ यहाँ पे सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है बच्चों वो सांची में है ना। द ग्रेट रूलर ऑफ बुद्धिज्म जो कि है आपके अशोक के द्वारा जो है बनाया गया सांची का बौद्ध स्तूप काफी क्या है बच्चों फेमस है, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा है। ठीक, अगला है जर्मनी का कैपिटल क्या है बच्चों? जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है। क्या है बच्चों? कैपिटल क्या है? बर्लिन है। पेरिस किसका है? तो फ्रांस का है बच्चों, फ्रांस का है। एथेंस किसका है? तो ये आपके अगर हम कहें ग्रीस का है। किसका है बच्चों? ग्रीस का है। और कहिरा है मिस्र का। क्या है बच्चों? मिस्र का, जिसे हम इजिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इजिप्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है, इंडिया एंड श्रीलंका आर दी सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट? इंडिया और श्रीलंका जो है इनमें से किस स्ट्रेट के माध्यम से सेपरेट होते हैं? ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा। ये है हमारा आपके पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पे अरब सागर है बच्चों, यहाँ पर हिंद महासागर है बच्चों, है ना। यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो ये है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है बच्चों? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर हमने देख ली। इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो कंट्री है बच्चों ये है श्रीलंका। क्या है बच्चों? श्रीलंका एज अ श्रीलंकन नेशन। श्रीलंकन नेशंस में यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे इंडिया का स्टेट है जिसका नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है बच्चों? तमिलनाडु। स्टेट का नाम क्या है? तमिलनाडु। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। तमिलनाडु से आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक आइलैंड मिलेगा जिसे कहा जाता है पंबन आइलैंड। क्या कहा जाता है? पंबन आइलैंड। क्या कहा जाता है? पंबन आइलैंड। पंबन आइलैंड कहा जाता है। यहीं पर आपको मिलेगी मन्नार की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मन्नार। क्या मिलेगा बच्चों? गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार मिलेगा। यहीं पर आपको मिलेगा बच्चों एडम ब्रिज। क्या मिलेगा? एडम ब्रिज। एडम ब्रिज क्या मिलेगा? एडम ब्रिज यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहीं पर आपको एक स्ट्रेट मिलेगी जो इनको आपस में जो है कनेक्ट करती है। किसको? बे ऑफ बंगाल को मन्नार की जो है गल्फ ऑफ मन्नार से। और इस स्ट्रेट को कहा जाता है बच्चों पाक स्ट्रेट। क्या कहा जाता है बच्चों? पाक स्ट्रेट। क्या कहा जाता है? पाक स्ट्रेट। ठीक है, सॉरी, पाक स्ट्रेट कहा जाता है ना। तो क्या कहा जाता है बच्चों? पाक स्ट्रेट कहा जाता है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट IMP है। श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है, मतलब आपके आपस में सेपरेट करने वाली जो स्ट्रेट है वो है आपकी कौन सी? पाक स्ट्रेट। क्लियर एवरीवन? तो ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जितने भी नंबर ऑफ फैक्ट मैंने आज के इस क्लास में करवाए हैं, अपना कॉपी लीजिए। कॉपी लेने के साथ साथ जो है उसमें पेन के साथ साथ लिखते जाइए, कंटिन्यूअस लिखते जाइए। क्योंकि बच्चों जितना आप GK GS को एनालिसिस करोगे, महसूस करोगे, जितना उसको समझने की कोशिश करोगे, उतना GK GS आपका क्या होगा? इंप्रूव होता जाएगा। और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सोल्व करोगे उतना आपका फायदा होगा। तो ये 20 क्वेश्चंस का सीरीज जो है वो कंटिन्यूअस आपकी एग्जाम तक चलता रहेगा बच्चों। और ऐसे में आपको करना क्या है? बस करना ये है कि वीडियो को बार बार देखना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, पर्सनली शेयर करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए बच्चों फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।